Hello student, good morning, all of you. Welcome to VK Educational Classes. I am Vikram Kumar Gautam. बेटा कि जैसा हम क्लास 10 में क्लास 12 में हमने अब तक पिछला जो लेक्चर था हमारा वो था चैप्टर नंबर 2 हमने कंप्लीट किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो हमने आपको बता रखा हुआ था अब तक हमने सिलेबस में 2 चैप्टर कंटिन्यूअस हमने कंप्लीट किए हुए। जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म था, पहला चैप्टर के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था। उसके बाद हमने फिनिश किया आपका दूसरा चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो शायद आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी अब तक ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर जो हमने कंप्लीट किया हुआ था और फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, ठीक है, कि उनमें कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो बेटा हमको ये ध्यान रखना है कि आज का जो हम लेक्चर्स स्टार्ट करने वाले हैं, तो हमने आपको बताया भी था कि थोड़ा बहुत आप एनसीईआरटी देख लीजिएगा एक आध बार, 10 मिनट 15 मिनट तक पढ़ लीजिएगा पहला पैराग्राफ उसके एनसीईआरटी का। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपको आज नए चैप्टर्स के बारे में जिसका नाम था आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्लियर है? आपको बता भी रखा हुआ था कि बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपको स्टार्ट करना है, 3rd चैप्टर है एनसीईआरटी का। और ध्यान रखिएगा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आपको लगभग अब तक नीट में अगर एवरेज देखा जाए तो रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर ह्यूमन बीइंग का है उसमें से अब तक मैक्सिमम में क्वेश्चन आपको 6 पूछे गए हैं और जो मिनिमम रेंज रहा हुआ है 2 क्वेश्चन आपको इसी चैप्टर से मिलते हैं। अर्थात आपको कह सकते हो जो एवरेज है इसका 2 से 5, 2 से 6 इतने में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको पुट अप किए जाते हैं एनसीईआरटी का। हद तक का इसकी बेस पे अगर देखा जाए तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बड़ा इंटरेस्टेड चैप्टर, आपका बोरिंग बिल्कुल नहीं लगेगा बेटा। तो हम आपको उस चैप्टर्स को, उस लेक्चर्स को, अपने फर्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी बहुत उसकी जानकारी आपको दे दें बेटा, कि ध्यान रहे कि ये चैप्टर्स जो हमारा है उनमें से इन पूरी एनसीईआरटी में से एक ऐसा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसको शायद एकेडमिक में यदि टीचर्स जो पढ़ाते हैं बेटा तो क्लासरूम में पढ़ाने से थोड़ा बहुत क्या करते हैं, कतराते हैं। इसलिए कुछ उसकी पॉइंट ऑफ व्यू जो होती है बड़े वैसी यूज होती है जो आपको उसमें सेक्सुअलिटी के बारे में जो बताया जाता है ह्यूमन बीइंग्स के बारे में, तो हद तक आपको क्या होते हैं कुछ जो टीचर्स होते हैं उसको छोड़ देते हैं उस पॉइंट को, या फिर आपको क्या देते हैं कि बेटा आप घर पे पढ़ लीजिएगा उसको। लेकिन मैं आपको यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बता दूंगा आपको, और एग्जैक्टली आपको ये आपको आश्चर्य होगा कि जो हम पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, वो पहले से ही कितना इंटरेस्टेड है। बहुत सारे स्टूडेंट भी होते हैं कि इससे इंटरेस्ट होते हैं कि हमको पढ़ना है, आज हम ये सारी चीज़ें करेंगे। तो आपको ये बता दें कि बायोलॉजी का बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आपसे निवेदन करता हूँ मैं कि याद रखिएगा इस जब भी लेक्चर्स हम लेते रहेंगे तो आपको ध्यानपूर्वक उस पर अमल करना है, बिल्कुल कंसंट्रेट करके होके पढ़िएगा एक एक लाइन में, जैसे उस चैप्टर में बताया था फ्लावरिंग प्लांट में, उसी तरह से आपको ह्यूमन के बारे में आपको बताऊंगा, रिप्रोडक्शन के बारे में, और आपको ध्यान से सुनना है। और इसकी जो इम्पोर्टेंट नोट्स होगी, थोड़ा सा आउट जो नोट्स होगी वो आपको हमने पहले बता के रफ कॉपी और पेन लेकर बैठा करिए, वो चीज़ें आप नोट डाउन करिए। और जो नोट्स मिलेंगे और मैं आपको नोट्स मैं जो क्लास जो लेता हूँ आप लोगों को क्लास में नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगा। क्लियर है? तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि बेटा इस चैप्टर्स को समझने से पहले, स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं एक और विनती करता हूँ कि जब भी कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से पुट अप करना हो तो जो क्वेश्चन नेसेसरी हो उसी पे कमेंट करिएगा। अन्यथा यदि आप क्या करेंगे कि थोड़ा फालतू क्वेश्चंस को आप पुट अप ना करिएगा जो बायोलॉजी से अलग चीज़ें होती हैं। हमसे जो भी आपको पूछना होगा वो इस चैप्टर से रिलेटेड, या कुछ भी पूछना हो बायोलॉजी से रिलेटेड या इस चैप्टर से रिलेटेड ह्यूमन के रिप्रोडक्शन से, तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन ये ध्यान में रख के पूछेगा कि ये पूछने लायक है कि नहीं। फालतू वाले क्वेश्चंस आपको वो आप कमेंट बॉक्स में मत डालिएगा, ठीक है? तो आपसे निवेदन करता हूँ कि जो भी आप बड़े हो गए हो बेटा, इतने स्टेबल पे आ चुके हो, तो आपको सही गलत आपको सारी चीज़ें आपको डिक्लेयर करनी आती होगी। आपको खुद भी एहसास होगा कि क्या चीज़ें गलत है, क्या पुटअप करने लायक है, क्या नहीं करने लायक है, वो आप कर सकते हो, ठीक है? तो मैं आशा करता हूँ कि आप अमल से पढ़ेंगे इस चैप्टर को, बहुत ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे। जैसे हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है उसी तरह से इन चैप्टरों में से सबसे इंपॉर्टेंट आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्लियर हुआ? पहले बता हुआ। तो हम क्या करते हैं अपने चैप्टर्स को बेटा, पहले से तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी कि आप कमेंट में अच्छे क्वेश्चन को कमेंट करिएगा, क्वेश्चन दीजिएगा।
कुछ पूछना भी तो पूछ सकते हैं, लेकिन वो देखा कि वो नेसेसरी है कि नहीं। ठीक है, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूछिए मत, जो भी कुछ पूछना है ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड वो सारे पूछ सकते हो, लेकिन वो फालतू वाले क्वेश्चन पुट अप मत करिए। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर्स में। आज न्यू लेक्चर्स है, तो हम बेटा करते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स के बारे में देखते हैं। ह्यूमन बीइंग का फंडामेंटल आज देखते हैं। जो इंसानी का पहला क्या कहते हैं पैराग्राफ था, उसी के पैराग्राफ को हम समझते हैं। अपने कंटिन्यूअस करेंगे हम उस सारे लेक्चर्स को, जैसे जैसे बढ़ेंगे आगे उसको समझते चले जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ह्यूमन बीइंग्स में आपको पता है कि आपने सपोज दैट करो हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो यदि आपको रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी तो पहले से पता होगी कि जो हमने फर्स्ट स्टेज में ही आपको बताया हुआ था कि ह्यूमन क्या कहते हैं ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन करने की क्षमता होती है, उससे पहले क्या होता है कि कुछ फेजेस होते हैं। कुछ फेजेस होते हैं जो आपको उस फेज के बारे में हमने डिस्क्राइब किया हुआ है प्रीवियस चैप्टर्स में, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया हुआ कि पहले आपको क्या होती है बेटा, जुवेनाइल फेज आती है। जुवेनाइल फेज में कैपेसिटी नहीं होती कि कोई ऑर्गेनिज्म क्या हो रिप्रोडक्शन करे। उसी वही फॉलो होता है ह्यूमन बीइंग्स में भी। ह्यूमन बीइंग्स में भी आपको क्या होगा, जुवेनाइल फेज रहेगी। जुवेनाइल फेज के बाद आपको क्या होता है, मैचुरेशन फेज आता है जिसे हम रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं, और फिर आता है आपको क्या होता है सेनेसेंस या फिर एजिंग आता है। तो सारी चीजें आपको लागू होती है क्या कहते हैं ह्यूमन बीइंग्स में भी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे भी। पहले ध्यान से सुनो, और जो भी हमने ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ उसको समझा देंगे, वहां पे देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ लेक्चर सुनने की जरूरत है। तो हमने क्या देखा कि उसके बाद हमको क्या करना है कि ये आपने देखा होगा कि एक बेबी होता है जो बॉर्न करता है। बॉर्न करने के बाद आपने धीरे धीरे आपने देखा होगा वो बेबी बॉर्न करता है बेटा, धीरे धीरे वो ग्रोथ होती है, उसमें उसकी हाइट बढ़ती है, उसके सारे चेंजेस होते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, उसके बॉडी में परिवर्तन आते हैं, धीरे धीरे वो आपको बढ़ता रहता है। फिर वो एक ऐसी स्टेज आती है कि बेटा वो मेच्योर करता है, एडल्ट हो जाता है। उसके बाद उसका रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी आ जाती है, रिप्रोडक्शन होता है। फिर वो भी क्या करता है रिप्रोडक्शन के दौरान एक क्या कहते हैं कैपेसिटी रखता है बेबी को क्या करने की, प्रोड्यूस करने की। और फाइनली क्या होता है कि ऐसी एज आएगी जब एजिंग में जाता है और डेथ कर जाता है। ठीक है, एज आ जाती है उसकी, बुढ़ापा आ जाता है उसका और वो डेथ कर जाता है। तो वही फॉलो करना है कि बड़ा इंटरेस्टेड है कि सोच के आपको सपोज दैट होगा कि बड़ा इंटरेस्टेड पॉइंट ये रहा कि ह्यूमन बॉडी जो आप देख रहे हो, इतनी सारी कहानियां हमको बतानी पड़ रही है, वो सिर्फ शुरुआत कहाँ से होती है। तो पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था एक जायगोट पढ़ा होगा कि एक गैमेट रहा होगा, गैमेट के फ्यूजन में, क्योंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही इन्वॉल्व होता है, क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको ह्यूमन बीइंग्स में नहीं देखने को मिलता। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग्स में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो जनरली आपको देखना है कि इसमें 2 इंडिविजुअल्स होते हैं। आपको एक मेल होगा, सेपरेट होते हैं दोनों इंडिविजुअल्स, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होती है। मेल के पास गैमीट बनता है, फीमेल के पास गैमीट बनता है। मेल गैमीट जो बनेगा वो मेल से प्रोड्यूस होता है, और फीमेल जो गैमीट बनेगा वो फीमेल से। मेल गैमीट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्पर्म बोलते हैं, और फीमेल गैमीट को हम क्या बोलते हैं, ओवम। क्लियर है कि मेल गैमेट्स को क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं, जबकि हम फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या एंथ्रोजॉइट्स कहा था मेल के लिए। ठीक है, तो वर्ड सारे याद रखिएगा आप लोग। फिर उसके बाद हमको देखना था क्या कि वो दोनों मेल गैमेट्स जब बन जाते हैं बेटा, तो उनके क्या होते हैं, फ्यूजन होते हैं, जिसको हम कहते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के दौरान आपको, फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट के बाद आपको क्या होता है, जायगोट बनता है बेटा। जायगोट बनने के बाद आपको क्या कंडीशन होती है, वो जायगोट डेवलपमेंट में भाग लेगा, एम्ब्रियो बनाएगा। एम्ब्रियो से आपको क्या होता है, एक बेबी बनता है, और फाइनली वो बेबी क्या करता है, डिलीवर। ठीक है, तो ये सारी घटनाएं जो होती हैं इसी को हमको समझना है कि रिप्रोडक्शन की क्या कैपेसिटी, ह्यूमन बीइंग में कैसे कैसे घटनाएं घटित होती है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, सारी इन घटनाओं को हम क्या करेंगे इस चैप्टर्स में क्लियरली समझेंगे। तो क्लियर है, हम स्टार्ट करने से पहले हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे आते हैं। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन जनरली क्या होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की कह सकते हो, रिप्रोडक्शन जो होता है जनरली जो होता है कि ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, कि ह्यूमन जो होता है सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मेथड को ही क्या करता है, फॉलो करता है। ह्यूमन बीइंग में सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। नेक्स्ट एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहली लाइन में भी आपको वही लिखा होता है एनसीईआरटी में कि ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट है, हम आपको विविपेरस और ओविपेरस को बताया था
कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं बेटा उनमें सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है और क्या कहते हैं वीवी पेयर्स होते हैं, अर्थात कह सकते हो कि वो आपको क्या कहते हैं बेबी को जन्म देते हैं, ठीक है, डिलीवर्ड करते हैं आपको एक बेबी को, चाइल्ड को, ठीक है। तो हमने वीवी पेयर्स और ओवी पेयर्स को पिछले लेक्चर्स में आपको पढ़े होंगे, बताया भी रहा होगा, याद होगा आपको, ठीक है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने ये भी बता रखा हुआ प्रीवियस क्लासेस में कि ह्यूमंस आर द कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर। वो क्या होते हैं बेटा? कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर होते हैं। हमने सीजनल ब्रीडर्स का भी डिस्कस किया हुआ है और क्या हुआ कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स के भी बारे में डिस्कस किया। तो ह्यूमन जो जनरली होते हैं वो ह्यूमंस क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर होते हैं। उनमें कॉन्टिन्यूअस क्या होता है कि आपको रिप्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस। उनमें सीजनल ब्रीडर्स नहीं होते। क्लियर है? अब क्या करते हैं ह्यूमंस में, हमको जनरली क्या होता है ह्यूमन बींग्स में जैसे ही एज आती है, एक एज आती है बेटा, उस एज में क्या होता है कि जनरली क्या होता है कि ह्यूमन बींग्स में जो इवेंट्स घटनाएं जो घटती हैं रिप्रोडक्टिव फेज में, किस फेज में घटती है बेटा? रिप्रोडक्टिव फेज में। ध्यान रखिए, माइंड में याद रखो कि रिप्रोडक्टिव फेज में ही तो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी रखेगा। तो ह्यूमन बींग्स भी ये करे, जुवेनाइल फेज से जैसे ही क्या करता है वो एंट्री करता है एट द प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होती है वो भी हमने बता रखा कि यौन आरंभ जिसको हम कहते हैं, और ये ग्रेजुअली होता है, ऐसा नहीं कि क्या कहते हैं अचानक में वो क्या होता है प्यूबर्टी आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो ग्रेजुअली धीमे धीमे होने वाली क्या होती है प्रोसेस होती है बेटा एट द जो प्यूबर्टी एज होती है। प्यूबर्टी में क्या होता है जनरली हमको क्या देखने को मिलता है कि उस प्यूबर्टी एज में ढेर सारे आपको क्या होते हैं इवेंट देखने को मिलते हैं। उसी इवेंट्स को हमको क्या करना है समझना है, ठीक है। वो इवेंट्स जो घटनाएं घटित होती हैं हमारे रिप्रोडक्शन में, क्या क्या घटनाएं घटित होती है उसको हम देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा इवेंट्स के बारे में हमने लिखा हुआ अभी आपको। ह्यूमन रिप्रोडक्शन कैसा होता है? सेक्सुअली रिप्रोडक्शन मेथड होता है एंड द विविपेरस होते हैं एंड कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर होते हैं। क्लियर हो गया? हमको देखना है रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन बींग्स में क्या क्या घटनाएं आपको घटित होती हैं, इसके क्या क्या इवेंट्स होते हैं। तो एक बार आपको क्या करिएगा बेटा डिस्कस कर लेते हैं हम उसके बारे में, इवेंट्स के बारे में। वो इवेंट्स क्या क्या होते हैं उस इवेंट्स को हम क्या करते हैं देखते हैं। पहली पॉइंट फर्स्ट चीज होती है कि पहली पॉइंट तो ये आपको डिपेंड करता है कि ह्यूमन आपको मेल एंड फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन होता है उनमें, अर्थात कह सकते हो उनमें सिंपलीफाई भी कर सकते हो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी गैमेट्स के बनने की, क्योंकि जब तक गैमेट्स नहीं बनेगा तब तक आगे प्रोसेस स्टेज नहीं होती। तो फर्स्ट स्टेज तो यही होगी कि जैसे एट द प्यूबर्टी होती है बेटा वो क्या होता है जनरली ह्यूमन बीइंग में आपको गैमेट्स का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। जनरली अगर ह्यूमन के मेल में कहा जाए तो वो एट द प्यूबर्टी में ही स्टार्ट होता है, लेकिन अगर फीमेल की बात करें तो बेटा वो जब फीमेल क्या होती है गर्भ में ही रहती है, फीमेल की बात कर रहा हूँ, तभी क्या होता है गैमेट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो वो हम डिटेल में देखेंगे, सारे एक एक पॉइंट देखते चले जाएंगे। लेकिन आपको क्या होता है जैसे एट द प्यूबर्टी आती है ह्यूमन बीइंग मेल्स की, उसमें गैमेट का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। अब ध्यान रखो कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स पहला इवेंट तो ये घटित होता है कि किसका निर्माण होता है? गैमेट का फॉर्मेशन होता है, युग्मक का निर्माण होता है। और वो युग्मक जो होगा वो क्या होगा? मेल एंड फीमेल। मतलब जो हमने अभी अभी बताया था, जो मेल गैमेट बनेगा मेल की बॉडी के अंदर बनेगा, फीमेल जो गैमेट बनेगा वो किसके अंदर बनेगा? आपको फीमेल बॉडी के अंदर बनेगा। क्लियर है? तो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट प्रोड्यूस या फॉर्मेशन ऑफ gametes or male gametes or female gametes. This process is called as the बता रखा हुआ है gametogenesis। तो पहला इवेंट हमने यहाँ पे लिख रखा हुआ है बेटा कि आपको पहला इवेंट आपको घटित होता है क्या? गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस में, अर्थात आपको किसका फॉर्मेशन होता है? फॉर्मेशन ऑफ, लिख सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स क्या क्या गैमेट्स में आपको देख दो, दो गैमेट्स बनते हैं, एक मेल गैमेट होगा बेटा, मेल गैमेट्स होंगे एंड फीमेल गैमेट्स होंगे। ठीक, मेल गैमेट्स होगा और क्या होगा? फीमेल गैमेट्स होगा। क्लियर है? ये घटनाएं घटती है जब इसकी प्रोसेस हो जाती है। एक बार और बता दूं कि बेटा ये इवेंट से शुरुआत ही पढ़ रहे हैं हम,
पूरा डिटेल में देखेंगे मेल में कैसे गैमेट बनता है, क्या क्या घटनाएं होती है, उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन कहता है कैसे होता है, सारे डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हम खाली इसके इवेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो पहले पैराग्राफ में दे रखा हुआ है। तो ये गैमेटोजेनेसिस हुआ अर्थात फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। क्लियर हो गया। अब दूसरी घटना क्या घटती है, पहला आपको दूसरी घटना ये घटती है कि जब गैमेट्स बन चुका होता है, मेल गैमेट्स चाहे वो फीमेल गैमेट्स, तो जब वो गैमेट्स बन चुका होता है तो मेल में क्या होता है, वो गैमेट आपको कहां पे होगा, ट्रांसफर होगा, गैमेट का ट्रांसफर होता है। तो आप कह सकते हो ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। जो गैमेट बनने के बाद, क्योंकि अलग अलग है, सेपरेट है, फीमेल अलग है मेल अलग है, दोनों गैमेट को तो पास आएगा तभी तो फ्यूजन हो सकता है, फर्टिलाइजेशन होगी, तब तो आपको जायगोट बनेगा। तो उनमें क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है मेल एंड फीमेल। मेल एंड फीमेल में जो इंट्रैक्शन होगा बेटा, उसकी वजह से जनरली आपको वर्ड यूज करते हैं, बहुत सारे वर्ड हैं उसके, कॉपुलेशन कह सकते हो उस प्रोसेस को, मेटिंग कहते हैं हम, कि मेल एंड फीमेल में जो मेटिंग प्रोसेस होता है उसके दौरान गैमेट का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। कहां से, अर्थात सॉरी, मेल गैमेट का ट्रांसफर, स्पर्म का ट्रांसफर किसके अंदर होगा, आपको फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, हम देखेंगे फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट क्या होता है, उसके सारे स्ट्रक्चर हम देखेंगे। तो पहली घटना तो ये बनी कि मेल एंड फीमेल गैमेट बन चुके हैं। अब मेल गैमेट को फीमेल की बॉडी के अंदर एंट्री करना है, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स कह सकते हो, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में क्या करता है, एंट्री करता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, इंसेमिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इंसेमिनेशन बोला जाता है। जो दूसरा इवेंट आपको घटित होता है उसको बोलते हैं हम बेटा इंसेमिनेशन कहते हैं। इंसेमिनेशन क्या कह सकते हो, द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में स्पर्म के पहुंचने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन कहते हैं। इस प्रोसेस के लिए वर्ड यूज किया है। क्लियर होगा, इंसेमिनेशन हमको याद है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इंसेमिनेशन के बाद जब फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, या फिर वेजाइना जिसे कहते हैं हम, फीमेल का एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, उस वेजाइना में जब आपको स्पर्म पहुंच जाता है बेटा, तो ध्यान रखिएगा उसमें एक ही आपको स्पर्म पहुंचता नहीं है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट ये रहती है कि जब वो फीमेल के अंदर पहुंच जाता है तो वहां पे उसका क्या होता है बेटा, एक्टिवेशन होता है। वहां पे आपको एक्टिवेशन होगा स्पर्म का। स्पर्म आपको एक्टिव नहीं होंगे, जैसे ही फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में पहुंचेंगे तो वहां पे एक्टिवेशन का प्रोसेस होता है। अर्थात वेजाइनल ट्रैक्ट में कुछ समय के लिए, फ्यू आवर्स के लिए, यानी कि कुछ घंटों के लिए क्या होता है, स्पर्म वहां पे पड़ा रहता है, जहां पे क्या होता है, कुछ मीडियम पाया जाता है, और उस मीडियम की वजह से क्या होता है, वहां पे स्पर्म जो होता है क्लीनिंग होती है, कह सकते हो कैपेसिटेशन जिसे कहते हैं। उस प्रोसेस को हम कैपेसिटेशन करेंगे, पढ़ेंगे आगे हम, चैप्टर्स में है आपको। तो वो क्या होता है, कैपेसिटेशन का प्रोसेस होता है। तो उसमें क्या होता है, जिसे हम कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। और स्पर्म जैसे ही एक्टिवेट होगा, ध्यान रखिएगा, जैसे ही स्पर्म एक्टिवेट होगा, वो वहां से क्या होगा, यूट्रस से होता हुआ आपको फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, जहां जिसको कहते हैं फाइलोपियन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पा रहा है, वहां पाया जाता है। जैसे देख लो, सपोज दैट आपको हम बता रहे हैं बेटा, कुछ समझने के लिए, ये यूट्रस हम बनाते हैं, ये वेजाइना रहा बेटा, ये फंगस रहा, ये ओवरी रही, इस साइड में भी आपको रहेंगे। डिटेल में इसको देखेंगे हम, ऐसा नहीं कि नहीं देखेंगे, सब बताएंगे आपको आगे, सिर्फ इस प्रोसेस को, घटना को समझेंगे। अब देखो इसमें क्या होगा, ये ओवरी रही, ठीक, ये ओवरी है फीमेल की ओवरी होती है। जैसे ही घटना घटित होती है, फीमेल के पास भी जो ओवरी होती है वहीं पे आपको फीमेल गैमेट बनता है। और फीमेल में क्या होता है, जनरली उनमें आपको देखे होंगे कि उनमें क्या होता है, फीमेल में एक साइकिल चलती है जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, जनरली भाषा मेंस्ट्रुअल या मंथली साइकिल का। उस दौरान क्या घटना घटित होती है कि उनमें से एक एग होगा, जो फीमेल का एग होता है बेटा, वो ओवरी से क्या होगा, ब्रस्ट करेगा, और वो ओवरी से निकल कर आपको ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये इसको कहते हैं फाइलोपियन ट्यूब। ये ध्यान रखिएगा, फाइलोपियन ट्यूब कहा जाता है। और इसका दूसरा नाम होता है फाइलोपियन ट्यूब का, इसी को हम कहते हैं ओविडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, ओविडक्ट कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, फाइलोपियन ट्यूब को ही हम क्या कहते हैं, ओविडक्ट कहते हैं। और ये ओविडक्ट में क्या होता है, एंट्री कर जाता है, और ये गैमेट क्या होगा, ओविडक्ट में आकर यहाँ पे
पड़ा रहता है। और उसी दौरान ध्यान रखिएगा यहाँ पे रहता है फैलोपियन ट्यूब में जो फीमेल गैमेट है। उसके बाद जब इंसेमिनेशन की क्रिया होती है या फिर कोर्टशिप होती है, जिसे हम कोर्टशिप का वर्ड कहते हैं बेटा, कुछ जनरली वर्ड्स यूज करते हैं, तो हम जो टर्मिनोलॉजी जो बहुत सारे यूज करते हैं वर्ड, लेकिन ध्यान रखिएगा वो वर्ड यूज किया जाता है हम लोगों के बायोलॉजिस्ट में जो आपको बड़े नीडेड हो। जैसे आप जनरली हम नहीं कह सकते हैं कि सेक्स के दौरान, ठीक है, सेक्स के वर्ड यूज करते हैं, लेकिन बेटा हमारे बायोलॉजी में क्या होता है, मेटिंग कहते हैं, कॉपुलेशन कहते हैं, कोर्टशिप कहते हैं, ये वर्ड हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ध्यान रखिएगा उस कॉपुलेशन के दौरान या फिर कोर्टशिप के दौरान क्या होता है, ट्रांसफर किया जाता है किसको, स्पर्म को। ट्रांसफर कहाँ हो के जाता है, वेजाइना में या फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। ये रही वेजाइना, ध्यान रखिएगा ये वेजाइना जो होती है, इस वेजाइना में आपको क्या पहुंचता है, स्पर्म पहुंचता है, ढेर सारे स्पर्म आपको पहुंचते हैं इस वेजाइना में। और यही स्पर्म क्या होता है, आपको यूट्रस, ये यूट्रस वाला पार्ट, इस यूट्रस से होते हुए क्या होता है बेटा, आपको पहुंच जाता है, ये मान लीजिए ये स्पर्म पहुंचा फाइनली कहाँ पे, सॉरी यहाँ से होता हुआ आपको पहुंचता है किसके पास, किसके पास पहुंच गया बेटा, एक के पास। जैसे ही एक आपको क्या होता है पास पहुंचता है और क्या कर जाता है, फ्यूज कर जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा जब एक बार इजैकुलेशन होता है या फिर ट्रांसफर किया जाता है, तो आपको एक बार वो स्पर्म सिर्फ स्पर्म ही नहीं रहता, स्पर्म के साथ कुछ मीडियम होते हैं ह्यूमन मिक्स्ड बॉडी में। ध्यान रखिएगा स्पर्म के साथ क्या होता है मीडियम में, उसको हम कहते हैं बेटा जनरली सीमेन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा सीमेन वर्ड यूज करते हैं। सीमेन क्या होता है, सीमेन वो प्रोडक्ट होता है जिसमें आपको स्पर्म रहता है, इसमें स्पर्म रहेगा और कुछ आपको क्या होते हैं, प्लाज्मा होते हैं। वो प्लाज्मा क्या क्या हो सकते हैं, जो आपको कुछ ग्लैंड पाए जाएंगे, उसको डिस्कस करेंगे हम, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रेशन होंगे, क्या कहते हैं कि आपको सेमिनल वेसिकल ग्लैंड की सिक्रेशन होंगे, और क्या कहते हैं उसमें ढेर सारे फ्रक्टोज और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं पाए जाते हैं, उस प्लाज्मा में आपको क्या होता है, मिलता है। तो जनरली हमको क्या होता है, उसी को हम कहते हैं क्या, सीमेन कहते हैं। ये सीमेन एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है, एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है, जबकि सीमेन के अंदर ही क्या पाया जाता है, आपको स्पर्म। तो वो सीमेन के साथ साथ जाता है आपको स्पर्म, सिर्फ स्पर्म नहीं पहुंचता। तो ये रहा आपको, जैसे ही स्पर्म पहुंचा यहाँ से यूट्रस से होता हुआ आपको कहाँ पे पहुंचता है, फैलोपियन ट्यूब में, जहां पे किसका आपको फ्यूजन होता है, मेल गैमेट्स का फीमेल गैमेट, अर्थात स्पर्म का ओवम से फ्यूजन होता है। तो तीसरा आपको घटना वो हुई, द फ्यूजन ऑफ स्पर्म टू द ओवम एंड दिस प्रोसेस का क्या कहते हो, फर्टिलाइजेशन लिखा हुआ है। तीसरा घटना क्या घटती है बेटा, ये होता है क्या, फर्टिलाइजेशन। क्लियर हुआ। तो इंसेमिनेशन को समझ में आ गया। फिर उसके बाद हमने देखा क्या, फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ऐसे कह सकते हो। ये आपको घटना क्या घटती है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स कहते हैं, गैमेट्स का फ्यूजन होता है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट, इसके आगे घटना क्या घटित होती है, तो ध्यान रखिएगा कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ये सारा फिगर हम देखेंगे आगे, सारे पढ़े होंगे बेटा। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के बाद आपको क्या घटना घटती है, गैमेट्स के फर्टिलाइजेशन हो गया। अब होता है फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ये लिखा हुआ है कि जनरली क्या होता है, फ्यूजन के बाद आपको क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ध्यान से सुनिएगा, फ्यूजन के बाद आपको क्या बनता है, जाइगोट बनता है। उस जाइगोट क्या करता है, कुछ समय के लिए रेस्टिंग पीरियड में रहेगा, उसके बाद आपको क्या होता है, उसका मूवमेंट होने लगता है, और मूवमेंट के दौरान ही क्या होता है, उसमें डिवाइडेशन होने लगता है, क्लीवेज जिसे बोलते हैं, जनरली माइटोसिस के द्वारा वो जाइगोट क्या होता है बेटा, सिंगल सेल आपको स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जाइगोट में जब आपको डिवीजन होगा तो वो आपको क्या होता है, 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, ऐसे करके आपको क्या होता है, डिवाइडेशन होता रहता है, सेल बनाएगा। अब उसमें क्या होता है, एक बंच ऑफ सेल्स बन जाएगा, या बंच ऑफ गेंद लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, बंच ऑफ सेल्स बन जाएगा, ढेर सारी सेल्स आपको डिवाइड होंगी एक सेल से। तो उस स्टेज को हम कहते हैं बेटा मारुला, वो देखेंगे आगे, हम देखते हैं। जैसे एक बन गया यहाँ पे, तो इस जाइगोट में ढेर सारी सेल्स आपको बन जाती हैं, इस तरह की कुछ सेल्स बन जाएंगी, बंच ऑफ सेल्स होगा, इसको हम बोलते हैं बेटा मारुला। हम देखेंगे आगे, ठीक, मारुला देखेंगे मारुला क्या होता है, कैसे होता है, वो घटनाएं सारी आपको मिलेंगी। ठीक है, मारुला के बाद क्या होगा कि इसमें सारी क्लस्टर ऑफ सेल्स रहेंगी, लेकिन कुछ समय बाद इसमें डिफरेंशिएशन होगा, और एक सेल क्या करेगी, उसकी आउटर लेयर बना लेती है मेम्ब्रेन की, और उसके अंदर वाली कुछ सेल्स होती हैं जो आपको क्या होती है, एम्ब्रियोनिक मास बना लेती है।
इंटरनल मास ऑफ सेल बनाती है, एम्ब्रियो का मास बनाती है, वो फाइनली क्या होती है, एम्ब्रियो का निर्माण वही सेल्स करती है, ऊपर वाले सेल्स नहीं करती जो आउटर में, उसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, ब्लास्टोमियर सेल्स कहते हैं, वो ब्लास्टोमियर सेल्स से ही आउटर कवरिंग बना लेती है। क्लियर हो? तो वो क्या होती है ब्लास्टोसिस्ट, और उसमें जब फॉर्मेशन हो जाएगा आपको इनर मास का, जो आपको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करता है, एम्ब्रियो का निर्माण करता है, तो इस स्टेज को हम बोलते हैं बेटा ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। वो क्या बन जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट। और ये ब्लास्टोसिस्ट ही तब तक आपको क्या होता है, मूवमेंट करते करते, अभी हमने स्ट्रक्चर दिखाया था, मूवमेंट करते हुए ये जो यूट्रस होता था, हमने यही देखा था स्ट्रक्चर, ये फिर से देख लो, यहाँ से मूवमेंट करते हुए इसकी वाल होती है यूट्रस की बेटा, इसी यूट्रस की वाल में आके क्या होता है, अटैच होता है। तो कह सकते हो कि आपको क्या लिखा, क्या होगा, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूट्राइन वाल, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द इम्प्लांटेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, घटना को इम्प्लांटेशन कहते हैं। किसका अटैचमेंट होना, ब्लास्टोसिस्ट का। ब्लास्टोसिस्ट किससे बना है, जाइगोट से बना, क्योंकि फ्यूजन जब हुआ था तो जाइगोट था, जाइगोट के दौरान ही आपको क्या बना, मारुला बनी स्टेज में, मारुला के बाद आपको ब्लास्टोसिस्ट बना, और वो ब्लास्टोसिस्ट आपको क्या होता है, अटैच होता है यूट्राइन वाल से। यूट्राइन वाल से आके अटैच हो जाएगा, तो उस कंडीशन को या फिर उस प्रोसेस को, द अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इनटू द यूट्राइन वाल या विथ यूट्राइन वाल्स इज कॉल्ड एज द इम्प्लांटेशन। उसको कहते हैं बेटा इम्प्लांटेशन। देखो चौथा स्टेज है मेरा इवेंट। क्लियर हो गया? कितने इवेंट्स हमने आपको बताया कि बेटा, पहला गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स का, इंसेमिनेशन, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, दिस इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। तीसरा हमने देखा फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमेट को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, एंड इम्प्लांटेशन देखा द अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विथ यूट्राइन वाल। क्लियर हो गया? यूट्राइन वाल तक हमने देख लिया इसका अटैचमेंट, इसका अटैचमेंट हो गया बेटा। फिर उसके बाद कंडीशन क्या होती है, जैसे उसका अटैचमेंट हो जाता है तो उसके बाद उसका डेवलपमेंट होगा, उसमें फिंगर लाइक बेटा प्रोजेक्शन मिलेंगे, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा, उसी से प्लेसेंटा के माध्यम से यूट्राइन वाल से अटैच होके मदर्स के जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे उसके ब्लड से सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स क्या होता है आपको प्रोवाइड किया जाता है, किसको, एम्ब्रियो, मतलब एम्ब्रियो का, तब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। जैसे जैसे गुजरता जाता है दिन, तो लगभग आपको ये माना जाता है 9th मंथ के बाद वो फुल्ली क्या होता है, मैच्योर हो जाता है एम्ब्रियो, अर्थात डिलीवर्ड करने की कैपेसिटी पा जाता है। तो 9 मंथ के बाद अगर ह्यूमन बीइंग में देखा जाए तो ह्यूमन बीइंग में जो डिलीवरी होती है वो 9 मंथ के आफ्टर 9 मंथ, ठीक है, ये माना गया 9 मंथ अर्थात 280 दिन के बाद आपको क्या होती है, डिलीवरी होती है। तो हम देखते हैं वो क्या, यूट्राइन वाल में ये सारा आपको डेवलपमेंट चल रहा है। जब यूट्राइन वाल में शुरू कितने चलता है तो आपको कह सकते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, उसको उस पीरियड को हम क्या कहते हैं बेटा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। एम्ब्रियो से डेवलपमेंट, देखो ब्लास्टोसिस्ट सिंपल सा सेल था और उससे आपको ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा, टिश्यूज का फॉर्मेशन होगा, ऑर्गन्स बनेंगे, फुल्ली ऑर्गन्स बनकर जब मैच्योर हो जाएगा तब डिलीवर होगा। तो कंडीशन क्या है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को हम कहते हैं बेटा, उस पीरियड को कहा जाता है गैस्टेशन। ध्यान रखिएगा, गैस्टेशन पीरियड कहते हैं इसको, कहते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इसमें आता है, ठीक, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का जितना भी टाइम पीरियड उसके गर्भकाल में होता है उसको गर्भकाल कहा जाता है। उस पीरियड को हम कहते हैं क्या, आपको गैस्टेशन पीरियड कहा जाता है, हिंदी में कहते हैं गर्भकाल कहा जाता है। क्लियर हुआ बेटा? अब लास्ट पॉइंट आपको देखना है, जब वो मैच्योर, फुल्ली मैच्योर हो जाता है, सारे आपको फॉर्मेशन होता है, जनरली क्या होता है 3 से 4 महीने में क्या होता है सारे ऑर्गन्स बन जाते हैं, लेकिन फिर भी वो मैच्योर करता है क्योंकि वो इन्वायरमेंट से बेटा आपको एडाप्टेशन करने लायक नहीं होता है, इसलिए वो 9 मंथ तक बिल्कुल गर्भावस्था में रहता है। जब फुल्ली मैच्योर हो जाता है तब वो आपको क्या होता है, डिलीवर्ड होता है, अर्थात इन्वायरमेंट से अटैच होता है, इन्वायरमेंट में आता है, माँ के गर्भ से बाहर के इन्वायरमेंट में आता है। क्लियर है? और लास्टली उसी पीरियड को जब डिलीवरी ऑफ बेबी, यह कह सकते हो कि डिलीवरी ऑफ द बेबी इज दिस प्रोसेस का पार्चुरेशन कहते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पार्चुरेशन। क्या कहते हैं, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्रिया क्या होती है बेटा, डिलीवरी ऑफ बेबी की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पार्चुरेशन कहते हैं, ठीक है, प्रसव कहा जाता है। सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख लो डिलीवरी ऑफ बेबी,
सॉरी बेटा, डिलीवरी आप और एक नन्हा सा बेबी क्या होता है, देखो कितना क्यूट लगता है, कितना सुंदर लगता है, कितनी सॉफ्ट स्किन रहती है, नई नई सेल्स रहती हैं, बड़ी तेजी से आपको क्या होती है ग्रोथ करती हैं। तो बड़ी इंटरेस्टेड पॉइंट है कि सोचो कि एक छोटे से स्पर्म और ओवम जो सिंगल सेल के थे, प्रकृति में क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं घटती जिसकी वजह से पूरी बॉडी हमारे का फॉर्मेशन होता है। क्या उसके पास ऐसा इवेंट्स पाए जाते हैं, क्या उसके पास ऐसा मटेरियल प्रेजेंट है जिसके वजह से एक सिंगल सेल का जायगोट था और उसमें क्या होता है डिवाइड होते फाइनली क्या होता है एक बेबी का निर्माण करता है या फिर उसके सारे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करता है। अरे इंटरेस्टेड, पढ़ेंगे आगे सब मिल जाएगा, कितने वीक में क्या बनता है, कैसे होता है, बड़े इंटरेस्टेड। खाली ध्यान सुनिए, सारी आपके लेवल की है, सब हम एनसीईआरटी कवर करते हैं, उसके अलावा भी आपको कवर करेंगे। ठीक, क्लियर बात। तो ये रहा आपको, ये सारी घटनाएं आपको किस में घटित होती है, रिप्रोडक्टिव फेज में एक ह्यूमन बीइंग में। ठीक, क्लियर है। तो ये आपको लिख सकते हो, एनसीईआरटी में दे रखा भी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं दिया हुआ, पहले आपको शुरुआत में ही दिया हुआ है। अब क्या होता है, अब बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जब इसमें क्या होता है कि गैमीट का फॉर्मेशन होता है, जब इसमें गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो गैमीट का फॉर्मेशन होता है जनरली क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग में मेल में जो गैमीट का फॉर्मेशन कब स्टार्ट होगा, तो एट द प्यूबर्टी में मेल में शुरुआत होगा। और वो क्या करेगा बेटा, और ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और वो ओल्ड एज तक आपको क्या होता है उसका निर्माण होता रहता है। आपको यदि आश्चर्य मानो कि वो 80 इयर्स तक भी उसके क्या होता है टेस्टिस में आपको किसका निर्माण होता रहेगा, आपको स्पर्म का। जबकि फीमेल में ऐसा नहीं, फीमेल में क्या होता है, फीमेल में उसकी एक लिमिट होती है, वो लास्ट अर्थात जो मीनोपॉज उसकी आती है, मीनोपॉज के बाद वो क्या करता है बनना बंद हो जाता है, सॉरी वो बन के पहले रहता है, और वो क्या करता है एक लिमिट में रहता है, शुरुआत से ही बनता है, और बनने के बाद उसमें क्या होता है बेटा, वो ओल्ड एज तक फीमेल में नहीं बनता। अर्थात जो होता है फीमेल में जो मीनोपॉज आता है, ध्यान रखिए मीनोपॉज एक वर्ड यूज किया गया, मीनोपॉज का मतलब होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ध्यान रखें, फीमेल के अंदर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, वो देखेंगे हम, मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा एक लेक्चर बचा हुआ है, उसके आगे हम देखें। तो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को ही हम कहते हैं मीनोपॉज। लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फीमेल में आती है बेटा, वो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम क्या कहते हैं, मीनोपॉज कहते हैं। और ये कह सकते हो कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्टार्टिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होती है, पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसके लिए भी वर्ड यूज किया जाता है जिसको कहते हैं बेटा मीनार्की वर्ड कहते हैं। ध्यान रखिए, मीनार्की क्या होता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। थोड़ा सा बेटा अंधेरा लग रहा होगा ना, तो लाइट चली गई ना बेटा इसकी वजह से, लेकिन आपको मैं सपोज करता हूँ कि आपको क्लियर समझ में आता है, जो लिख रहे हैं वो क्लियर साफ दिख रहा होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं मानता हूँ थोड़ी सी प्रॉब्लम सहनी पड़ेगी बेटा, इतनी गर्मी में, इतने उसमें अगर मैं फैन चालू कर दूंगा तो बेटा आप देख रहे हो ना कितनी गर्मी मुझे हो रही है, लेकिन फैन आवाज़ नहीं क्लियर आ पाएगी आपके पास। तो आप क्या करिए कि ध्यान से खाली मेरे लेक्चर्स को सुनिए, सारे वर्ड आपको ध्यान रखिएगा, नोट करते जाइएगा, और आपके बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो नहीं मिलेगा। ये सारे आपको कहता है नीट के लेवल से हम आपको बता रहे हैं, जो सारे नीट में पूछे गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जा चुके हैं। वो जो हमने इवेंट्स बताया था उसका सीक्वेंस याद कर लीजिएगा कि आपको कौन सा एक सीक्वेंस दे देगा, आपको वो पूछेगा कौन सा सीक्वेंस इसमें से सही है। ठीक है, पहले क्या होता था, क्या घटना है, लास्ट में क्या होता है, ये सारी सीक्वेंस को एक याद फॉलो करते हैं। तो हमने फिर देखा मेनोपॉज मैंने बताया, तो एक स्टेज होती है लगभग आपको 50 इयर्स ओल्ड जो फीमेल होती है, वोमेन जो 50 इयर्स की एज हो जाती है बेटा, तो उनमें जनरली आपको मेनोपॉज देखने को मिलता है। 45 to 50 इयर्स, एग्जैक्टली बता रहा हूँ, एग्जैक्ट आपको इंसाइड 50 इयर्स रखा हुआ, लेकिन 45 to 50 इयर्स के बीच में आपको मेनोपॉज आ जाता है। उसके बाद मेनोपॉज आने के बाद क्या होता है बेटा, जनरली ये होता है कि वो आपको वोमेन्स
अब दोबारा क्या होती है, प्रेगनेंसी धारण नहीं कर सकती, अर्थात उसके एक्स जो होते हैं वो नहीं बचे रहते हैं, सारे एक्स क्या होते हैं आपको बेटा वो खत्म हो चुके होते हैं। क्योंकि हर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टार्ट होती है ना, ध्यान सुनिएगा, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मंथली साइकिल स्टार्ट होती है उस दौरान प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक क्या होता है, रिलीज होता है, और जब उससे फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो वो एक क्या होगा, कुछ उसकी लाइफ स्पेन होती है, वो हम बता देंगे दौरान लेक्चर्स आगे लेंगे तो हम बताएंगे, उसके बाद वो डेड कर जाते हैं। तो इस तरह से करते करते तो आपको क्या होता है, जो लास्ट में जो साइकिल होती है तो वो एक क्या होता है, डिस्ट्रॉय कर जाते हैं, अब नहीं बचे रहते, अर्थात वो प्रेगनेंसी धारण नहीं कर सकती, वो बच्चा पैदा करने की कैपेसिटी नहीं रखती। बहुत सारे हार्मोनल इफेक्ट भी उस पर पड़ने लगते हैं बेटा, जिसके सेक्सुअलिटी पे उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आपको क्या होता है, बहुत सारे हार्मोन्स का। अब कहोगे मेल में सर आपने बताया कि मेल में ओल्ड एज तक क्या होता है, स्पर्म बनता है, उनमें क्या फैक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। क्या आप ओल्ड एज वाला आदमी भी क्या होता है, बेबी चाइल्ड बर्थ कर सकता है, तो ध्यान रखिएगा कर सकता है। 80 इयर्स का ओल्ड आदमी भी क्या होता है, बेबी चाइल्ड पैदा कर सकता है। क्यों, थोड़ी सी कैपेसिटी कम होती है, इसलिए क्योंकि उसमें भी बेटा आपको एजिंग आती है जब, तो हमारे सारे ब्रेन पे सारे रिप्रोडक्टिव फेज पे हमारे आपके पास एक ग्लैंड पाई जाती है। जब ग्लैंड पढ़ेंगे, एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ेंगे, उसमें बताएंगे एक ब्रेन होती है, सॉरी एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो सारा मेंटेनेंस करती है, जिसकी वजह से ही क्या होता है, कैपेसिटी ये रहती है कि ओल्ड एज में धीरे धीरे वो लेस नंबर्स में आपको सिक्रीशन होता है, जिसके वजह से इफेक्ट पड़ता है, उसके ऑर्गन्स इतने काम नहीं करने वाले थे, जैसे टेस्टिस और क्या कहते हैं पेनिस होती है, वो सारे बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रह जाते, तो ठीक है। लेकिन सिर्फ बात आती है अगर स्पर्म, तो स्पर्म बिल्कुल आपको ओल्ड एज तक बनता है, ये दिमाग में बैठा रहती है, जबकि फीमेल में ओल्ड एज तक नहीं बनते रहते हैं, उसमें आपको हमने कहा ना मेनोपॉज आती है, एक स्टेज होती है, ठीक, रिप्रोडक्टिव। ये कहानी आपको रही इस इवेंट्स में। अब कंडीशन हमको क्या पढ़ना है बेटा, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आते हैं आगे हमको बनाया दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स आकर आफ्टर प्यूबर्टी। ये सारे आपको जो दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स आकर आफ्टर प्यूबर्टी, आप कह सकते हो कि आफ्टर प्यूबर्टी, ये सारे इवेंट जो घटनाएं घटित होती है वो प्यूबर्टी के बाद आती है। अब आती है बात कि बेटा प्यूबर्टी क्या होती है, प्यूबर्टी कैसे आती है, कब आती है, तो ध्यान रखिएगा कि कैसे आती है, उसके कैरेक्टर क्या होते हैं, कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो ह्यूमन बीइंग सब कैपेसिटी में आ गया कि वो रिप्रोडक्शन कर सकता है, ठीक, वो आपको चाइल्ड बर्थ कर सकता है। तो उसमें ये रहता है, ध्यान रखिएगा कि इन्वायरमेंट्स का बहुत सारी चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है इस पर। जनरली क्या होता है, सबसे पहले बर्थ करेगा, बर्थ करने के बाद एक एज आएगी जो भी 10, 11 फिर 12 ईयर का होगा, तो प्यूबर्टी होती है। जनरली ह्यूमन बीइंग में देखा जाए, इंडिया में देखा जाए, इंडिया में मेल में जो प्यूबर्टी आती है बेटा वो ग्रेजुअली चलती रहती है। इंडिया में जो मेल की प्यूबर्टी आती है वो 13 टू 15 ईयर्स में आ जाती है। किसमें आती है, 13 टू 15, ये इंडियन क्या है, इंडियन मेल में 13 टू 50 ईयर्स तक आते आते वो क्या होता है, प्यूबर्टी को अटेंड करता है, अर्थात वो अब मैच्योरिटी में चल चुका है, कैपेसिटी उसकी इन्वॉल्व हो चुकी है, सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, गैमेट्स बिल्कुल बन चुके हैं, अर्थात वो चाइल्ड बर्थ कर सकता है, कोर्टशिप करने के लायक है, ठीक है, वो सारे ध्यान रखिएगा। तो 15 इंडियन में होती है। आप कहोगे सर क्या और भी इसकी डिफरेंस है, वेरिएशन हो सकता है, क्योंकि यूरोपियन में अलग होती है। यूरोपियन में बेटा वहां पे शुष्क जलवायु होती है, उस जलवायु के इफेक्ट की वजह से वहां पे जो प्यूबर्टी अटेंड करते हैं, वहां के जो मेल होते हैं वो 14 टू 17 ईयर में करते हैं, 14 टू 17, 14 टू कितने में, 17 ईयर्स में करते हैं जो यूरोपियन होते हैं, अर्थात जैसे इंग्लैंड में देख लो, वो सब कंट्री में जहां पे शुष्क जलवायु होती है, यूरोपियन, ठीक, क्लियर रहे, ध्यान सुनेगा। फिर उसके बाद ये तो मैंने यूरोपियन मेल की बात की, फीमेल की भी बात कर लेते हैं। फीमेल में कब अटेंड होती है प्यूबर्टी, तो ध्यान रखिएगा फीमेल में जो प्यूबर्टी होती है जनरली वो आपको इंडियन की बात किया जाए तो 11 टू 13 होता है, 11 टू 13 ईयर्स इंडियन ओमेन। इंडियन ओमेन में प्यूबर्टी कब आती है, ये लिख लो, प्यूबर्टी होती है बेटा, प्यूबर्टी
ये प्यूबर्टी की बात कर रहा हूँ, प्यूबर्टी कब आप अटेन करते हैं जो ह्यूमन बींग्स में होता है। तो हमने देखा क्या 11 to 13 ईयर्स आपको इंडियन ओमेन में, और यूरोपियन ओमेन में क्या होता है ये 13 to 18 जाता है। 13 to 18 ईयर्स यूरोपियन ओमेन, कितने में है 13 to 18 ईयर्स यूरोपियन। तो इसमें होता देखा भी गया है कि जल्दी उनमें पैदा। और हाँ ध्यान रखिएगा, कहीं अगर जहां पे लाइट्स का वेव ज्यादा पड़ रहा है, या फिर बेटा कह सकते हो जहां पे आपको क्या होती है गर्मी ज्यादा, हॉटनेस ज्यादा होती है, वहां पे वो प्यूबर्टी बहुत जल्दी अटेंड कर सकते हैं। जैसे आपको हम बता दें साउथ अफ्रीका में जो मेल फीमेल की बात करें, मेल की या बात कर लो, तो वहां पे आपको 9 to 11 ईयर्स के पहले ही क्या होती है प्यूबर्टी अटेंड हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे सूर्य गर्मी ज्यादा होती है बेटा, जिसकी वजह से वो जल्दी क्या होते हैं इन्वॉल्व हो जाते हैं, प्यूबर्टी उनकी जल्दी ग्रो करती है। ठीक है, वो प्यूबर्टी को अटेंड बहुत जल्दी करते हैं जो साउथ में है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो शुष्क जलवायु होंगे उस पर लेट आएगी, इंडियन में सारी जलवायु मेंटेन होती है, तो इसलिए आपको हमने बता दिया, वो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मेल में हमने देखा कि आपको 13 to 15 इंडियन में, और यूरोपियन में 14 to 13 ईयर्स, 11 to 13 ईयर्स इंडियन वुमेन्स में, एंड 13 to 18 ईयर्स यूरोपियन वुमेन में प्यूबर्टी क्या होती है अटेंड होती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो एनसीईआरटी में बियॉन्ड नहीं ली है, इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्लियर हुआ? आगे आते हैं हम। अब आते हैं कि आप कह सकते हो जो प्यूबर्टी होती है, व्हाट हैपेंस जब प्यूबर्टी अटेंड करते हैं, तो उसमें क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं, वही जो सारे इनको करेक्टर जानना है बेटा। बड़ी इंपॉर्टेंट करेक्टर आपको बताता हूँ कि पहले हम देखते हैं प्यूबर्टी जब आती है तो बेटा मेल में क्या क्या घटनाएं घटित होती है। व्हाट हैपन कह सकते हो, व्हाट हैपन, व्हाट हैपेंस कहोगे। पहली पॉइंट मेल की बात करें, मेल में क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं जब वो प्यूबर्टी को अटेंड करता है तो। ठीक है, जब प्यूबर्टी को अटेंड करता है तो उसमें क्या क्या घटनाएं घटती है। पहली पॉइंट की ध्यान रखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसकी वॉइस में बेटा आपको क्या होती है मेल में चेंजेज आए। देखा ना कभी मेल में चेंजेज आ जाएगी, उसकी वॉइस में चेंज आ जाएंगे। देखा कि छोटा बच्चा रहेगा, जैसे ही एट द प्यूबर्टी आती है उसकी आवाज क्या होती है फटने लगती, भारी हो जाती। क्लियर है, पहचान सकते हैं। जबकि फीमेल की आवाजें क्या होती है बेटा बहुत पतली रहती है, शार्प होती है। ऐसा क्यों होता है तो हम देखेंगे आगे कि हमारे कुछ ग्लॉटिड जहाँ पे लैरिंग्स होता है उसकी वजह से ऐसा होता है। क्लियर है, उसमें उसके स्ट्रक्चर में क्या होते हैं जनरली क्या होता है कुछ चेंजेस होता है, ब्रॉडर चेंजेस होता है मेल के लैरिंग्स में, इसकी वजह से वहाँ की आवाज क्या होती है फटने लगती है। तो वो प्यूबर्टी का ही इंडिकेशन है कि हार्मोनल चेंजेस हुए और सारे चेंजेस हुए जिसकी वजह से आवाज क्या होती है, तो वो आवाज जो होती है बेटा वो क्या होती है डीपनेस हो जाती है, बड़ी भारी हो जाती है, डीप हो जाती है। तो पहली पॉइंट आपको ये ध्यान रखिएगा कि उसके मेल में अगर कहा जाए तो वॉइस चेंजेस होगा। ठीक, वॉइस में आवाज क्या हो जाएगी आपको योर वॉइस डीपनेस, देख सकते हो ना, योर वॉइस डीपनेस। ठीक, सॉरी डीपेंस कह सकते हो, डीपनेस नहीं बेटा डीपेंस, बहुत भारी हो जाती है। पहला चेंज तो ये आता है, प्यूबर्टी का इफेक्ट पड़ता है। दूसरी पॉइंट आपको बड़ी देखे होंगे स्वीट, स्वीट एक ग्लैंड होती है, स्वीट सॉरी ये रहे, स्वीट मतलब स्वीट ग्लैंड होती है जो हमारे आपके जो आर्म पृष्ठ होती है, आर्म पृष्ठ का मतलब बेटा आर्म जो होती है उसके नीचे वाला भाग को आर्म पृष्ठ कहते हैं। आर्म पृष्ठ में देखोगे वहां पे मॉइस्चर होना चालू है या फिर पसीने का पसीना निकलने लगता है वहां पे उस जगह पे, जबकि जो आपको जुवेनाइल फेज में रहते हैं वहां पे वो स्वीट आपको नहीं पाई जाती है, उनमें वो टाइनी ग्रंथियां नहीं होती है, इस वजह से वहां पे मॉइस्चर नहीं आता है। लेकिन जैसे एट द प्यूबर्टी आया तो ग्रंथियां डेवलप हो जाती हैं और वो क्या होती है स्वीट ग्लैंड जो होंगी वो आपको फॉर्मेशन करने की टाइनी ग्रंथियां मॉइस्चर प्लेस हो जाएंगे। तो आपको कहते हैं योर आर्मपिट शेक, जो आर्मपिट होती है योर, देख सकते हैं योर आर्मपिट, आर्मपिट स्वीट, इसमें आपको आर्मपिट में पाया जाएगा। ध्यान रखिएगा आर्मपिट क्या होता है, आर्म के नीचे वाला भाग जो होता है ये वाला भाग उसको आर्मपिट बोलते हैं, वहां पे आपको समझ में। क्लियर? दूसरी पॉइंट आपको ये मिली। तीसरी पॉइंट हुई हेयर्स का, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरी क्या घटना घटती है हेयर्स पे आते हैं।
आपने देखा होगा हेयर्स ग्रो ऑन योर फेस, आपके फेस पे हेयर्स ग्रो करने, अर्थात दाढ़ी और मूंछ का आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, किसमें? मेल की बात कर रहा हूँ, फीमेल की भी बात नहीं कर रहा हूँ। मेल में क्या होते हैं? हेयर्स ग्रो ऑन फेस, बहुत सारे फेस, लेग्स, फेस, आर्म्स, लेग्स, चेस्ट, हर जगह पे आपको कह सकते हो। आपको क्या करते हैं? आर्म पिट्स पे, एंड क्या होंगे? आपको क्या करते हैं कि बिटवीन योर लेग्स, आपके कहाँ कहाँ आपको हेयर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है बेटा, कि आपको हेयर्स ग्रो करने लगते हैं आपके फेस पे, दाढ़ी और मूंछ का आना हो जाता है। आर्म पिट्स में भी आपको हेयर्स पाए जाते हैं, आपके लेग्स में भी, आर्म्स में भी क्या होते हैं? हेयर्स का निकलना स्टार्ट हो जाता है। ये इंडिकेशन होता है किसका? प्यूबर्टी का। प्यूबर्टी के उपरांत ही तो ये सारी घटनाएं घटित होती हैं, उससे पहले नहीं हो रही थी। लेकिन हम सारे इस कैरेक्टर्स को देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। देखो ना कि हर जगह पे आपको देखा होगा कि इंडिकेशन होता है कि भाई हाँ प्यूबर्टी में हो गया है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा कि हेयर्स क्या होते हैं, वो आपको कहाँ कहाँ मिलते हैं? सारे आर्मपिट्स पे, लेग्स में, आर्म्स में, फेस पे, और जैसे क्या है इन बिटवीन द लेग्स के बीच में भी आपको, जहाँ पे आपको प्रेजेंट होते हैं बेटा, जिसको हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जहाँ पे पाया जाता है, वहां पे भी आपको क्या होते हैं? हेयर्स आपको उगने स्टार्ट हो जाते हैं गुप्तांगों की जगह पे। ठीक है, तो ये रहा आपको ये ह्यूमन का ये पॉइंट है। फिर आगे की देखते हैं कि और क्या घटनाएं कुछ घटित होती है। हाइट की घटना, हाइट में भी बड़ी इंपॉर्टेंट घटना घटती होती है। सॉरी बेटा, हाइट में क्या होता है कि आपको देखेंगे इसमें लॉन्गर हाइट होने लगती है। यू गेट दैट टॉलर, आप कह सकते हो ना, यू गेट्स टॉलर, लंबे, अचानक में लंबाई बढ़ने लगती है। देखो सबसे ज्यादा लंबाई कब बढ़ती है? देख लो यहीं पे, एडल्ट पीरियड जैसे आएगा अचानक बहुत तेजी से ग्रोथ होगा उसकी हाइट में। और जितना मैक्सिमम बढ़ना होता है आदमी, ध्यान रखिएगा, जितना भी बढ़ना होता है, जब तक प्यूबर्टी रहती है, हमने कहा ग्रेजुअली 18 to 19 ईयर्स तक रह सकती है। आपको जो स्टार्ट हमने किया हुआ था 13 से बेटा, जैसे प्यूबर्टी मान लीजिए 13 हुआ तो मैक्सिमम आपको 90 रहेगी। फीमेल में भी वो जनरली आपको दिया जाता है, तो वहां तक रहती है जो एट द प्यूबर्टी। तब तक बेटा आपको जनरली क्या होती है? हाइट आपको बढ़ती है। उसके बाद आपको क्या होती है? हाइट पे क्या होता है? नहीं बढ़ सकती। हाइट क्या होती है? बहुत कम, थोड़ा बहुत बढ़ना हुआ कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से तब बढ़ती है। लेकिन जो हाइट आपको बढ़नी होती है आदमी की, वो आपको कितना हमने बताया? एट द प्यूबर्टी एज तक आपको कहता है अपनी जितनी भी हाइट होती है, टॉलर आदमी होता है, वो स्पेंड करता है, वहां तक आपको ग्रो करके चला जाता है। उसके बाद हाइट बढ़ने के चांसेस नहीं होते। देखो बहुत सारे ऐड देते रहते हैं टीवी में, बहुत सारे लोग कहते हैं वो आदमी 28-30 साल की एज हो गई, बेटा छोटा से उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, वो कैप्सूल ला के खिला दो, वो कैप्सूल ला के खिला दो, बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला उसमें, ध्यान रखिए, उसमें कुछ भी नहीं होने वाला इस तरह से। वो एक इंडिकेशन होता है, क्योंकि उसकी प्यूबर्टी बेटा आपकी चली गई है। जितना भी उसको हाइट क्या होता है कैप्चर करनी थी, उतना वो आपको हाइट को एक्सेप्ट किया, जरूरत तो उतना बढ़ा, उसके बाद उसके चांसेस नहीं होते। लेकिन फिर भी ऐड वगैरह देते लोग यूज करते, वो इफेक्ट नहीं पड़ता बहुत ज्यादा, वो बेटा बिल्कुल बकवास है। ठीक है, मेरी बात है। नेक्स्ट पॉइंट आती है, अब आती है बेटा उसके बाद हमने देखा फेस पे, हमने देखा कि फेस पे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फेस पे क्या कंडीशन आती है? फेस का भी फेस पे मेल में हमने अभी भी बताया हेयर्स आने लगते हैं, और उसके बाद आपको क्या होता है? पिंपल्स। बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखिएगा, पिंपल्स। फेस पे पिंपल्स आना बड़ा अट्रैक्टिव होता है, ध्यान रखिएगा। पिंपल्स जैसे आ जाएंगे आप इंडिकेट कर दोगे कि उसकी प्यूबर्टी आ गई, और पिंपल्स का आना लाजमी है एट द प्यूबर्टी में। और यदि पिंपल्स नहीं आएगा तो ध्यान रखिएगा कि इसका मतलब उसकी रिप्रोडक्टिव साइकिल में जो हो रही है वो कुछ न कुछ क्या होते हैं? फॉल्स हो रहा है, उसकी प्यूबर्टी अटेंड नहीं हो पा रही, क्योंकि वही तो इंटरेक्ट करता है बेटा पिंपल्स का आना लाजमी होता है। हर व्यक्ति को जैसे ही प्यूबर्टी आती पिंपल्स आने स्टार्ट होंगे। और ध्यान रखिएगा पिंपल्स की भी मेल की तुलना में, मेल में भी आएगा, फीमेल में आएगा, फीमेल में देखेंगे उसको बहुत सारे दवाई ऐड दिखाएंगे, ये लगाओ आपको मुँह से, क्रीम मुँह से, 1 घंटे नहीं, सॉरी 1 दिन नहीं बल्कि 1-2 घंटे में गायब। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, वो नेचुरल चीज है बेटा। वो अगर प्यूबर्टी कंटेक्ट किया हुआ क्या कहता है क्या कहते हैं, प्यूबर्टी को प्राप्त किया हुआ, अटेंड किया हुआ है, तो उसका आना इंपॉर्टेंट है। नहीं आया तो इसका मतलब वो
उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ खराबी हो रही है, हार्मोनल चेंजेस में कुछ प्रॉब्लम है, सिक्रेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो बड़ा इंडिकेशन होता है आपको। इसका आना लाजिमी नहीं, उससे घबराइएगा नहीं, वो एक स्टेज पे आते आते प्यूबर्टी के बाद बेटा वो क्या होता है, समाप्त हो जाता है, देखा ना, ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है बिना दवा किए, ठीक। लेकिन फिर भी यदि आपको ज्यादा आ गया, वह नहीं ठीक हो रहा है, तब आप किसी डॉक्टर से जाके मिल सकते हो। और किस डॉक्टर से? स्किन वाले डॉक्टर से जाके मिलो, वो जो बोलेगा बेटा वही करेगा, ठीक है, वो जो बोलेगा वही करिएगा। जो अच्छी दवाई, कुछ दवाई चली जाती है उसको लगाने से वो जो स्किन वाले प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो जाती है उससे, तो वो हद तक आपको खत्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली पिंपल्स आना लाजमी है, ठीक है, वो तो आते रहते हैं, प्यूबर्टी अटेंड कर रहा है तो लाजमी है, आना है, ठीक है, पिंपल्स का। और लास्ट में आपको देखिएगा बेटा प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब होता है जो प्राइवेट ऑर्गन्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, प्राइवेट ऑर्गन, प्राइवेट ऑर्गन जैसे आपका होगा टेस्टिस एंड पेनिस। टेस्टिस एंड जो पेनिस होती है बेटा, वो क्या होती है, बिगर हो जाती है या फिर बढ़ जाती है, बिगर हो जाती है, बढ़ जाती है, आपको हाई वगैरह आगे क्या होते हैं, भाग जाती है। ये हमने मेल में देखा, एक बार देख लेना, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इंसान में दिया नहीं, लेकिन हम आपको बाउंस करके सारी चीजें बताएंगे इंसान क्या कहते हैं उसके अलावा, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको अपने जो भी बताया आपको समझ में आ गया होगा बेटा। आते हैं फीमेल पे। फीमेल में कंडीशन क्या गुजरती है, फीमेल में भी बहुत सारे प्यूबर्टी अटेंड करने के बाद घटनाएं घटित होती हैं, उनमें क्या क्या चेंजेस हमको देखने को मिलता है वो हम सब देखेंगे। पहली पॉइंट आपको ध्यान रखिएगा, पहली पॉइंट है कि उसकी हाइट, वो हाइट उसकी क्या होती है, गेट द टॉलर। फीमेल में भी ऐसा होता है कि उनकी हाइट क्या होती है, बहुत तेजी से क्या होती है, ग्रो करती है। हाइट, हाइट जो होगी, यू गेट टॉलर, उनकी हाइट बहुत तेजी से ग्रो करती है, क्लियर बा। दूसरी पॉइंट होगा कि उनका ब्रेस्ट जो होता है वो बेटा क्या करेगा, जो योर ब्रेस्ट ग्रो, और उनका ब्रेस्ट क्या होगा, ग्रो करने लगेगा, ध्यान रखिएगा, जो ब्रेस्ट होता है वो क्या होता है, योर ब्रेस्ट, ब्रेस्ट ग्रो, ठीक। जो ब्रेस्ट अब तक आपको क्या होता है, न के बराबर था या ग्रो नहीं किया था, वो अचानक में क्या होगा, बहुत तेजी से क्या करेगा, ब्रेस्ट क्या करेगा, ग्रो करेगा। किसकी वजह से, एट प्यूबर्टी के अटेंड की वजह से, ठीक है। प्यूबर्टी में ये सारी घटना घटित होती है, एक फीमेल की बात मैं बता रहा हूँ। फिर उसके बाद आपको हेयर्स भी, आपको बेटा वही कंडीशन है, हेयर्स भी आते हैं। हेयर्स वही फेस पे तो नहीं आएंगे, ध्यान रखिएगा, हेयर्स ग्रो इन योर आर्मपिट एंड योर लेग्स एंड बिटवीन योर लेग्स। हेयर्स भी क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, लेकिन फेस पे नहीं आएंगे बेटा, फेस पे आपको उनके नहीं आएंगे, दाढ़ी हम लोगों की तरह नहीं आती है। वो हार्मोन्स बताएंगे क्यों आता है, किस हार्मोन्स की वजह से आता है, मेल एंड फीमेल का हार्मोन्स की वजह से ऐसा होता है। लेकिन क्या होता है, हेयर्स जरूर आएंगे उसके आर्मपिट्स पे भी, और जो लेग्स इन बिटवीन लेग्स, दो लेगों के बीच में जो आपको प्राइवेट स्थान होता है बेटा, वहां पे आपको क्या होगी, हेयर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, आर्मपिट्स में आने स्टार्ट हो जाएंगे। वो किसका इंडिकेटर है, प्यूबर्टी का, वहां पे हेयर्स आपको स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको पॉइंट हम लिखते हैं बेटा हेयर्स के बाद, फेस को हमने देखा था, फेस बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी आपको क्या होता है, पिंपल्स आने हो जाते हैं, फेस पे भी उनके भी आपको क्या आने हो जाते हैं, स्टार्ट पिंपल। तो पिंपल्स के बारे में हमने डिस्कस कर दिया था कि फीमेल भी, और फीमेल इसको लेकर बेटा मेल की तुलना में ज्यादा एग्रेसिव होती है ना, देखा हुआ है, बहुत सारे कॉस्मेटिक वगैरह चीज का वो इस्तेमाल करती रहती हैं, अपने पिंपल्स को लेकर कहता बहुत प्रॉब्लम है। तो ध्यान रखिएगा, हमने पहले बताया कि पिंपल्स अगर हो जाए तो बेटा उसको दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ फंगल इन्फेक्शन से हो सकता है वहां पे, तो पूरी बढ़ सकती है, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको आपको क्या होता है, हाथ से दबाइएगा नहीं, उसको रहने दीजिए, वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाए। नहीं ठीक होता है, ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ढेर सारे पिंपल्स कवर कर रहे हैं, तो आप स्किन वाले डॉक्टर के पास जाइए, वो डॉक्टर्स की सलाह लीजिए, और न ही किसी की बात में ना आइए कि ये लगा दो, वो पास में नहीं, उसके लगाने से बेटा हो सकता है कि आपकी स्किन जो चेहरे की है वो भी बहुत डैमेज हो सकती है। लेकिन एक डॉक्टर के पास, अच्छे डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपको अच्छी सलाह देगा और अच्छी दवाओं की सजेशन देगा, क्लियर हुआ। फिलहाल उसकी कोई दवा नहीं है, यानी पिंपल्स की कोई दवा नहीं है। जैसे ही एंटी प्यूबर्टी खत्म होगी बेटा ना, वो ऑटोमेटिक क्या होगा, धीरे 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 सारे पिंपल्स समाप्त हो जाएंगे, ठीक। तो वो हम देखेंगे आगे। फिर उसके बाद आपको हमने बेटा स्वीट के बारे में बात किया था, इनमें भी आपको वही कंडीशन है, स्वीट को हमने बताया था, स्वीट ग्लैंड होती है, इनके भी आर्मपिट में क्या होगा, स्वीट ग्लैंड का फॉर्मेशन हो जाता है, वहां पे भी मॉइस्चर हो जाएगा, पसीना वगैरह निकलने लगते हैं,
इसकी वजह से, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है इनका बड़ा इंपॉर्टेंट, मेंस्ट्रुअल। बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है इनमें स्टार्ट बिगनिंग होती है, द बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ध्यान रखिएगा, योर पीरियड बिगिन, ऐसे कह सकते हो, योर पीरियड बोला जाता है, पीरियड भी बोल सकते हो बेटा, योर पीरियड बिगिन, योर पीरियड बिगिन। तो ये था, हमने देखा क्या आपको, ये कैरेक्टर है प्यूबर्टी को अटेंड करने के बाद क्या क्या घटनाएं घटित हो रही थी उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। उसके बारे में हमने डिस्कस किया। लास्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा, थोड़ा सा 5 मिनट का और लेक्चर है, ज़्यादा बड़ा हो गया है लेक्चर, लेकिन आपको सारी चीज़ें मैं बता दूं। फिर उसके बाद आपको घटना होती है क्या, सबसे पहला देखते हैं मेल एंड फीमेल। कभी कभी क्या हो जाता है कि मेल की बात करें तो मेल में क्या होता है बेटा, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है मेल में, तो ये ध्यान रखिएगा, मेल की बात कर रहा हूं, मेल में क्या पाया जाता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ध्यान रखिएगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है उसको बोलते हैं बेटा टेस्टिस को, टेस्टिस को हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, और बाकी सबको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, पूछा भी जाता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में आपको क्या क्या लिखने हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आपको आता है बेटा एपिडार्मिस, एपिडार्मिस, साइड नोट कर लीजिएगा, एपिडार्मिस, वास डिफरेंस, ध्यान रखिएगा, वास डिफरेंस, उसके बाद वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया, ठीक है, वासा इफ्रेंसिया आती है। फिर उसके बाद आपको बेटा इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, सारे नोट डाउन करिएगा, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा होता है, और आपको प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, ये सारे आते हैं। कुछ ग्लैंड पाई जाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड, एक और नाम देता हूँ बेटा कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल, एटीसी। इतना बहुत आपको, ये सारे आपको सेकेंडरी होगा। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि आप बोलोगे कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या अंतर है। तो ध्यान रखिएगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उसे कहते हैं जिसमें आपको गैमीट का फॉर्मेशन होता है। तो हमने गैमीट्स का, जो मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो ध्यान रखिएगा टेस्टिस में होता है, इसलिए टेस्टिस को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से नाम जानते हैं, ठीक है। दूसरा है कि ये इसमें क्या होता है, जो भी हमने लिखा हुआ एपिडार्मिस, वास डिफरेंस, वासा इफ्रेंसिया, प्रोस्टेट ग्लैंड, इजैकुलेटरी डक्ट, सेमिनल वेसिकल, कॉपर्स ग्लैंड, ये सारे में आपको क्या होती है, पार्टिसिपेट करती है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी न किसी तरह से हेल्प करती है आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, रिप्रोडक्शन में। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। क्लियर हो गया, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में अंतर क्लियर हुआ। दूसरी पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि बेटा इनके दौरान एसेसरी और एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर, इनमें कुछ कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स कहलाते हैं, एसेसरी कैरेक्टर भी कहते हैं, ये लिख सकते हो एसेसरी, या लिख सकते हो आर एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स मतलब इसमें क्या क्या कैरेक्टर्स आपको इन्वॉल्व है, जिसे सेकेंडरी कैरेक्टर्स भी कहते हैं। जैसे उसको ध्यान रखिएगा, नोट डाउन करिएगा। पहली पॉइंट, मेल में जो होती है, मेल की बात कर रहा हूं, मेल में लो पिच वॉइस होती है, लो पिच, सॉरी
लो पिच वॉइस होती है। लो पिच वॉइस का मतलब आवाज का भारी होना, क्योंकि साथ नहीं रहती है, आवाज का भारी होना होता है। दूसरी पॉइंट क्या होती है बेटा, दूसरी पॉइंट होना कि इनका शोल्डर जो होता है वो ब्रॉड होता है, धीरे धीरे शोल्डर फैलने लगता है, ब्रॉड शोल्डर। ब्रॉड शोल्डर होता है, आपने देखा होगा ये शोल्डर जो होता है वो ब्रॉडर होने लगता है, ठीक है, शोल्डर ब्रॉड हो जाता है। और नैरो हिप्स, और जो हिप्स होती है, और तीसरा लिख सकते हो नैरो हिप्स। हिप्स जो होती है, जो कमर वाला रीजन होता है बेटा, बस दिखाई तो नहीं देता हो, जो कमर वाला रीजन होता है उसको हम कहते हैं हिप्स, या फिर आपको कह सकते हो जो आपको पैल्विक रीजन, ठीक है। तो वो पैल्विक रीजन जो होता है वो आपको नैरो टाइप का होता है, किसमें, मेल में, ठीक है। और लास्ट वाली पॉइंट आप लिख सकते हो कि इनमें बीएमआर मतलब होता है, बीएमआर का मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शन, बीएमआर इसको बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक। ये हार्ड हो जाता है, मतलब ज्यादा होता है। क्या देखो ना कि जैसे जैसे आदमी बढ़ता है तो उसका कैपेसिटी हो जाती है भोजन करने की क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि उसको ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करना होता है। तो मेटाबॉलिक रेट क्या होता है बेटा, ज्यादा हो जाता है। क्लियर हुआ, ये कैरेक्टर से किसके, मेल के, सारे अपने आर्गन लिख दिए। अब वही क्या करेंगे बेटा, हम फीमेल्स को देख लेते हैं। ये सारे नोट डाउन कर लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट मार लो, मैं हट जाता हूँ, और फिर उसके बाद नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, एक्सेसरी एक्सटर्नल क्या होता है, कैरेक्टर हो जाता है, या सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर जो होते हैं। लो पिच वॉइस, ब्रॉडर शोल्डर, नैरो हिप्स, बीएमआर हाई क्लास। बीएमआर जो होता है वो हाई होता है, बीएमआर यहाँ पे हाई, ठीक। क्लियर हुआ, रिमूव करें बेटा, तो हम फीमेल का बताएं क्योंकि लेक्चर ज्यादा बड़ा हो रहा है। लास्ट पॉइंट चल रहे हैं हम, इसको और करिए, ये मिटा लीजिए, ये सारे वर्ड्स रहेंगे। यहाँ पे लिख लो फीमेल के बारे में, ठीक। यहाँ पे किसको लिख लो, फीमेल। फीमेल में क्या होगा बेटा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो फीमेल का होता है वो होती है ओवरी। क्या होती है, ओवरी। देखेंगे हम, वन पेयर पाई जाती है, ओवरी होती है। नेक्स्ट सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर जो होते हैं वो होता है, आपको लिख देता हूँ, फाइलोपियन ट्यूब। फाइलोपियन ट्यूब जो हमने अभी अभी नाम लिया था बेटा, फाइलोपियन ट्यूब को हम बोलते हैं ओविडक्ट। क्या बोलते हैं, ओविडक्ट। ओविडक्ट बोला जाता है, फाइलोपियन ट्यूब होती है, ओविडक्ट जिसे कहा जाता है। फिर आपको क्या होता है, यूट्रस होता है, यूट्रस बेटा पाया जाता है, यूट्रस आपको होता है, ठीक है, यूट्रस हुआ। फिर उसके बाद वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटलिया। फिर क्या होता है, वेजाइना, वेजाइना होती है, और इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल जेनिटलिया। और क्या होता है, एक्सटर्नल जेनिटलिया होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको और भी होते हैं, वाल्वा होता है, और बार्टोलिन ग्लैंड्स क्या पाए जाते हैं, वाल्वा होता है, एक और है बार्थोलिन ग्लैंड्स, बार्थोलिन ग्लैंड्स। और लास्ट पॉइंट पे ध्यान रखिएगा, मेमोरी ग्लैंड भी पाई जाती है, मेमोरी ग्लैंड, ठीक। ये सारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में बड़े इंपॉर्टेंट, माइनस आप पढ़े हुए तो वहां पर मेमोरी ग्लैंड बताया हुआ है, ठीक है। ये होता है, कैरेक्टर्स हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, पहला हाई पिच वॉइस, हाई पिच वॉइस। क्लियर हुआ, आवाज क्या होती है बेटा, बहुत शार्प होती है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ, कभी आप वहां पे देखिएगा माइक वगैरह में जो बोलते हैं एयरपोर्ट में, वहां पे जब भी अनाउंसमेंट होता है तो वो आपको शार्प आवाज होने की वजह से फीमेल ही अनाउंस करती है। क्लियर है, इस वजह से, क्योंकि उनकी आवाजें बड़ी शार्प होती है, स्पष्ट सुनाई देती है, इस वजह से ऐसा होता है। वहाँ मेल की अपेक्षा फीमेल को तवज्जो दिया जाता है। दूसरा आपको क्या होता है बेटा, इनका जो हमने दूसरा बताया था, इनका जो फेस होता है वो बहुत ही स्मूथ होता है, ठीक, स्मूथ फेस होता है, ठीक, स्मूथ फेस होता है। और क्या हो जाता है, इनका जो शोल्डर होता है वो नैरो होता है, शोल्डर जो होगा वो नैरो होगा। के कंपेरिजन कर लेना, मेल में हमने लिखा था शोल्डर क्या, ब्रॉडर, लेकिन यहाँ पे इनका शोल्डर जो होगा वो नैरो होता है।
नैरो शोल्डर होता है, ब्रॉडर नहीं होता, चौड़ा नहीं होता है, नैरो शोल्डर। और लास्ट बात, चौथा बात है इनका जो हिप होता है वो ब्रॉड होता है, हिप जो होगा बेटा वो ब्रॉड होता है, ब्रॉड हिप। ठीक, जो पैल्विक रीजन होता है उनका हिप जो होता है, जो हमने बताया था कमर वाला रीजन जहां से होता है, वहां का रीजन जो होता है बेटा वो बहुत ही क्या होता है, ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है। देख के ही बता सकते हो क्या मेल और फीमेल में अंतर क्या होता है। जबकि फीमेल का मेल का जो शोल्डर था वो ब्रॉडर था, हिप क्या था, नैरो था। उसी का अपोजिट मेल फीमेल में क्या होगा, फीमेल में जो शोल्डर जो होगा नैरो होगा और हिप होगी वो ब्रॉडर होगी। क्लियर रहे। तो आज का लेक्चर हम इतना ही करते हैं, कंटिन्यूअस आपको यहाँ पे फिनिश करते हैं बेटा। फिर हम कल आपको जनरली आपको सीधे सीधे आपको स्टार्ट करेंगे, वो करेंगे हम कहाँ से, आपको स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के यहाँ, जो एनसीईआरटी दे रखा हुआ। थोड़ा सा उसको भी पढ़ लीजिएगा। तो हम आपको यहाँ पे स्टॉप करते हैं और ये सारे आपको कैरेक्टर्स लिख लीजिएगा बेटा, काउंट कर लीजिएगा। जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखा हुआ है तो आप काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। एक कॉपी पर लिख लीजिए ताकि हमें क्या क्या बताया। क्लियर है, इसके शॉर्ट ले लीजिए फिर आराम से कर लीजिएगा, ठीक। आगे देखिए, तो हमने ज़्यादा बड़ा लेक्चर ले लिया ना आज बेटा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी आप लोगों को भी, मुझे भी करनी पड़ी। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा बेटा। आप मेहनत करते रहिए। गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक।